क्या आप जानते हैं पृथ्वी के बारे में हमारे पास जो जानकारी है वो बिल्कुल नई है। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में हमारे वैज्ञानिकों को ये पता चला कि पृथ्वी कई बार बर्फ से पूरी तरह ढक गई थी। इसको वैज्ञानिकों ने आइस एज का नाम दिया। पूरी दुनिया में जगह जगह से हमें ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार नहीं बल्कि 5 बार हो चुका है। हमारी इस धरती पर आइस एज क्यों आई, इस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। 20वीं सदी की शुरुआत में एक साइबेरियन वैज्ञानिक ने इस दुनिया को बताया कि सूरज और चांद अपनी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के घूमने को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण पृथ्वी सूरज की ओर हल्की सी झुक जाती है और इसी झुकाव की वजह से जाड़ों के दिन ज्यादा ठंडे होने लग जाते हैं, जो बाद में आइस एज का कारण बनते हैं। कुछ समय बाद व्लादिमीर कोपेन नाम के एक रूसी साइंटिस्ट ने बताया कि आइस एज ठंडियों के ज्यादा ठंडे होने की वजह से नहीं आई थी। आइस एज की शुरुआत में गर्मियां इतनी गर्म ही नहीं हो पाती थी कि जाड़ों में हुई बर्फबारी को पिघला सके। गर्मियों की बची हुई ये बर्फ अगले जाड़ों में बर्फ का जमना और आसान कर देती थी और ये सिलसिला सालों साल चला, जिससे पृथ्वी पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर जम गई। सोचने लायक बात यह है कि कैसे एक छोटा सा चेंज हजारों सालों के लिए पृथ्वी को कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर से ढक देता है। आइस एज से ये बात सीखी जा सकती है कि बड़े रिजल्ट के लिए कुछ बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे सामने इसका जीता जागता एग्जाम्पल वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट के पास इतनी दौलत उनके एक अच्छे इन्वेस्टर होने के कारण नहीं है, बल्कि 10 साल की छोटी सी उम्र से इन्वेस्टिंग करने की वजह से है। अगर उन्होंने 30 की उम्र में इन्वेस्टिंग करना शुरू किया होता और 60 साल की एज में रिटायरमेंट ले लिया होता तो शायद ही किसी ने उनका नाम सुना होता। वॉरेन बफेट अब तक के सबसे अमीर इन्वेस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सबसे अच्छे इन्वेस्टर हैं। रिटर्न के मामले में जिम साइमंस के सामने वॉरेन बफेट कुछ भी नहीं है। साइमंस ने 1988 से 66% रिटर्न के हिसाब से अपने पैसे को कंपाउंड किया और वॉरेन बफेट ने सिर्फ 22% के हिसाब से। साइमन की नेटवर्थ $21 बिलियन है, जो वॉरेन बफेट से 75% कम है। आप सोच रहे होंगे कि वॉरेन बफेट से 3 गुना ज्यादा रिटर्न कमाने के बाद भी साइमन वॉरेन की तुलना में गरीब कैसे हैं? इसका सीधा सा आंसर है, साइमन ने 50 की एज तक इन्वेस्टिंग शुरू ही नहीं की थी। बफेट की तुलना में उनके पास कंपाउंडिंग के लिए आधे से भी कम समय था। कोई भी पावरफुल रिजल्ट, चाहे वो आइस एज हो या वॉरेन बफेट का अमीर बनना, उसके पीछे का एक ही कारण है, कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को कंपाउंडिंग के लिए ज्यादा वक्त मिला, जिसके कारण उन्होंने इतना पैसा कमाया। पैसा कमाना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है। अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है। इसे जानने से पहले 2 ऐसे इन्वेस्टर की कहानी सुनते हैं जो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन 100 साल पहले उनके रास्ते एक दूसरे से टकराए। 1929 में जेसी लिवरमोर दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर में से एक थे। उस साल शेयर मार्केट की दुनिया में महामंदी आई थी। एक हफ्ते के अंदर ही अमेरिका के कई इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा डूब जाने की वजह से आत्महत्या कर ली थी। लिवरमोर की वाइफ ये खबरें सुनकर डरी हुई थी, लेकिन लिवरमोर जब शाम को घर पहुंचा तो उसने अपनी वाइफ को बताया कि आज उसकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन था। एक ही दिन में उसने $3 बिलियन कमा लिए थे। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के सबसे खराब महीने में वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन चुका था। जब लिवरमोर का परिवार अमीर बनने की खुशी में पार्टी मना रहा था, तो वहीं अब्राहम जर्मनस्की का परिवार वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मनस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट बिल्डर था। 1920 के समय में उसने बहुत पैसा कमाया था। 26 अक्टूबर 1929 को न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि अब्राहम जर्मनस्की एक हफ्ते से लापता है। अक्टूबर 1929 के क्राइसिस ने एक और जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल कर दिया और दूसरी ओर अब्राहम जर्मनस्की को बर्बाद कर दिया। लेकिन 4 साल के बाद ये कहानी फिर एक दूसरे से टकराई। 1929 में अमीर बनने के बाद लिवरमोर ने ओवर कॉन्फिडेंट में लोन लेकर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए और स्टॉक मार्केट में अपना सारा पैसा गंवा दिया। 1933 में फिर एक बार न्यूयॉर्क टाइम में एक आर्टिकल छपा जिसमें लिखा था कि जेसी लिवरमोर 2 दिन से लापता हैं। कुछ दिनों बाद लिवरमोर वापस तो लौटा, लेकिन बदनामी और बैंकरप्ट हो जाने के कारण उसने अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था, लेकिन जर्मनस्की और लिवरमोर में एक सिमिलरिटी थी। वे दोनों अमीर बनना तो जानते थे, लेकिन अमीर बने रहना नहीं जानते थे। अमीर बनने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक सोच रखनी पड़ती है और करेज के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपके अंदर इस बात का डर होना जरूरी है कि जो आपको मिला है वो उतनी जल्दी आपसे छिन भी सकता है। आपको जो सक्सेस मिली है उसमें आपकी किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ है। जो आपके पास है उसे खोने के डर के कारण ही आप सरवाइव कर पाते हैं। यही सर्वाइवल माइंडसेट आपको अमीर बनाए रखता है। आपने वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगर
अंडरवेयर की जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 साल पहले इनके ग्रुप में एक तीसरा मेंबर भी था, रिक गुएरीन। वॉरेन और रिक ने साथ में कई इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन फिर कुछ समय बाद रिक कहीं गायब हो गया। एक इंटरव्यू में जब बफेट से रिक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, मैं और चार्ली दोनों ही जानते थे कि हम एक दिन बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें अमीर बनने की कोई जल्दी नहीं थी। रिक भी हमारे बराबर ही इंटेलिजेंट था, लेकिन वो जल्दी अमीर होना चाहता था। हुआ ऐसा था कि 1973-74 की गिरावट में रिक कर्ज से डूबा हुआ था और उन 2 सालों में शेयर मार्केट लगभग 70% नीचे आ गया। लोन के कारण उसने मजबूरी में अपने शेयर बफेट को बेच दिए। चार्ली, वॉरेन और रिक तीनों को ही पैसा बनाने में सक्सेस मिली, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास पैसा बनाने के टैलेंट के साथ ही एक और टैलेंट भी था जो रिक के पास नहीं था, अमीर बने रहना। ऐसा नहीं है कि अमीर बने रहने के लिए आपको हमेशा सही होना पड़ेगा। गलत डिसीजन लेने के बाद भी आप अमीर बने रह सकते हो। इसे एक कहानी से समझते हैं। हिंज बर्गुएन 1936 में जर्मनी छोड़कर भागे और अमेरिका जाकर बस गए। अपनी जवानी के दिनों में उन्होंने कोई खास सक्सेस नहीं हासिल की थी, लेकिन 1990 आते आते बर्गुएन दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डीलर बन गए। सन 2000 में बर्गुएन ने पिकासो, बाक्स, क्लीज और मैटिसे जैसी महान आर्टिस्ट की पेंटिंग्स 100 मिलियन यूरो में जर्मन सरकार को बेची। इन पेंटिंग्स की मार्केट में कीमत $1 बिलियन से ज्यादा थी। एक अकेले आदमी के पास इतनी सारी रेयर पेंटिंग का होना कोई मामूली बात नहीं है। कोई कैसे जान सकता है कि 50 साल बाद कौन सी पेंटिंग पॉपुलर हो जाएंगी। आप इसे टैलेंट या लक कुछ भी कहें, लेकिन हॉरिजन रिसर्च नाम की इन्वेस्टमेंट फर्म के अनुसार बर्गुएन ने इन पेंटिंग्स को खरीदने में कोई खास दिमाग नहीं लगाया। वे जो खरीद सकते थे उन्होंने खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने बस वेट किया। किसी भी आम इंसान की तरह बर्गुएन की खरीदी हुई पेंटिंग्स में से 99% कुछ खास नहीं थी, लेकिन बाकी की 1% पिकासो या बाक्स की पेंटिंग्स थी जो बहुत ही बेशकीमती थी। कोई भी बड़ा या महान इंसान सभी चीजों में सही नहीं हो सकता। बड़ा बनने के लिए आपको बस कुछ चीजों में बहुत बड़ा करना पड़ता है और वही कुछ चीजें आपको सक्सेस दिलाती हैं। अगर आपको अपने अंदर बहुत सी कमियां दिखाई देती हैं तो यह नॉर्मल सी बात है। हर किसी में बहुत सारी कमियां हैं। 1935 तक वॉल्ट डिज्नी 400 से ज्यादा कार्टून बना चुका था। डिज्नी मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, जिस कारण डिज्नी का पहला स्टूडियो दिवालिया हो गया। लेकिन 1938 में स्नो व्हाइट एंड 7 डॉफ ने सब बदल कर रख दिया। पहले 6 महीने में ही इसने $8 मिलियन कमाए, जो डिज्नी की अभी तक हुई कुल कमाई से कई गुना ज्यादा था। डिज्नी के दिन बदल गए और इसने अपना सारा लोन चुका दिया। हमारा ध्यान हमेशा सक्सेस पर जाता है, लेकिन उस सक्सेस के पीछे कई सारे फेलियर होते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। मान लो अमर, अकबर और एंथोनी नाम के 3 दोस्त हैं और ये तीनों ही सन 1900 से 2019 के बीच हर महीने $100 बचाकर इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इन तीनों के इन्वेस्टिंग का तरीका अलग अलग है। अमर चाहे कुछ भी हो जाए, मार्केट गिर रही हो या उठ रही हो, हर महीने इन्वेस्ट करता है, और अकबर जब मार्केट सही चल रही हो तभी इन्वेस्ट करता है और मंदी आते ही पैसा निकाल लेता है, और जब दोबारा मार्केट ऊपर जाने लगती है फिर दोबारा इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन एंथोनी कुछ और इंतजार करता है और मंदी खत्म होने के 6 महीने बाद दोबारा अपना पैसा मार्केट में लगा देता है और मार्केट गिरने पर फिर से निकाल देता है। अब आप ये गैस कीजिए कि 2019 आते आते किसने ज्यादा पैसा कमाया होगा। चलो मैं आपको बताता हूँ। 2019 में अमर के पास 43.5 करोड़ रुपए होंगे, अकबर के पास 25.7 करोड़ और एंथोनी के पास 23.4 करोड़। 1900 से 2019 के बीच 1428 महीने थे। उनमें से मंदी के दौरान लगभग 300 महीने थे। सिर्फ कुछ महीनों के दौरान पेशेंस रखने से अमर ने अकबर और एंथोनी की तुलना में इतना ज्यादा पैसा बना लिया। जब माहौल खराब चल रहा हो तो भी जो इंसान कंसिस्टेंसी बनाए रखता है वही सफल होता है। ये पैसों के साथ साथ जिंदगी के हर फील्ड में लागू होता है। कुछ ऐसे फील्ड हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना पड़ता है, जैसे प्लेन उड़ाना, लेकिन बिजनेस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर से एक बात सीखी जा सकती है कि हमारा हर डिसीजन सही नहीं हो सकता। अमेजॉन को ही ले लीजिए। जब 2014 में अमेजॉन का फायर फोन मार्केट में लॉन्च होने के बाद फेल हो गया तो अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस ने कहा, अगर आप सोचते हैं कि हम फेल हो गए हैं तो हम इससे भी बड़े फेलियर के ऊपर काम कर रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिसके सामने फायर फोन कुछ भी नहीं है। फायर फोन से अमेजॉन को $170 मिलियन का नुकसान हुआ, लेकिन इस नुकसान की भरपाई अमेजॉन ने अपनी वेब सर्विस से आराम से कर ली होगी, जिससे अमेजॉन खरबों डॉलर कमाता है। आपके कुछ डिसीजन खराब होते हैं तो कुछ अच्छे डिसीजन आपको बचाए रखते हैं। इन्वेस्टिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ या उनके सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना आसान है। ये आसानी से इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। इन्हीं के बारे में लोग बात भी करते हैं। बफेट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में 400
से 500 शेयर अपने पास रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 पर ही अपना मैक्सिमम पैसा कमाया। जब हम अपने रोल मॉडल की सक्सेस पर ध्यान देते हैं तो हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनकी सक्सेस उनके किए गए कार्यों के छोटे से भाग के कारण है। इसी वजह से जब हम फेलियर का सामना करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सही हैं या गलत, इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप सही हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं और जब आप गलत हैं तो आप कितना नुकसान उठा रहे हैं। आप आधे से भी ज्यादा बार गलत होकर भी बहुत अमीर बन सकते हैं या सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पैसे हमारी खुशी का कारण बनते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि हम जिस बुक की समरी बनाते हैं उसका गिव अवे भी करते हैं। इस बुक के गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हमने इस वीडियो में साइकोलॉजी वर्ड कितने बार बोला है। 3000 लाइक होते ही हम इस बुक का गिव अवे करेंगे। फालतू के वीडियो तो आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने मंकी माइंड को कैसे ट्रेन कर रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम अपने चैनल में आपके लिए नॉलेज से भरी हुई वीडियो लेकर आते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके लाइक से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है।